देख रहे हो ना। तो अब सेल के निर्माण में खनिज की भूमिका हो सकती है, तत्वों की भी भूमिका हो सकती है, ठीक ना। अब अगर हम बात करें, यहां पे ध्यान से समझना कि पूरे पृथ्वी में चट्टानों का निर्माण में 2000 खनिजों की बात तो किया ही जाता है, लेकिन 6 प्रमुख हैं। 6 प्रमुख कौन कौन से हैं? फेल सॉरी ये ओल्विन है, ओल्विन है, और क्वार्टज है, और अभ्रक है, माइका, एम्फीबोल्स है, पायरॉक्सिन है, और फेल्डस्पर है। ये कल हम सारा चीज बता चुके थे, ये प्रमुख 6 हैं। इन 6 की भूमिका होती है, इन्हीं की ज्यादातर, सबसे ज्यादा ये फेल्डस्पर का है। पूरे भूपृष्ठ के निर्माण में इसकी सबसे ज्यादा भूमिका है, फेल्डस्पर की। हाँ, और इनके अलावा इनकी भूमिका होती है। बात समझ आई कि नहीं आई? अब बात करते हैं हम लोग, आते हैं मुख्य मुद्दे पर। यहां पर देखिए, उत्पत्ति के आधार पर चट्टानों का वर्गीकरण। तो उत्पत्ति के आधार पर चट्टानों का वर्गीकरण किस? आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, और कायांतरित या रूपांतरित चट्टान। ठीक है, सबसे पहले हम आग्नेय चट्टान को लेते हैं। आग्नेय चट्टान को अगर लेते हैं तो इसका इसका विकास या इसका निर्माण जो है कैसे होता है? इसका निर्माण हम पहले बताएं कि जब पृथ्वी प्रारंभ में क्या थी, आग की गोला थी, और धीरे धीरे जब ये ठंडी हुई तो इन चट्टानों का निर्माण हुआ। प्रारंभ की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन अब जो है इसका निर्माण कैसे, मतलब उसके बाद ऐसा नहीं कि बस उसके बाद निर्माण होना बंद हो गया, लगातार इसका निर्माण होता रहा। पृथ्वी के आंतरिक भाग से मैग्मा भूपर्पटी पर या इसके ऊपर या इसके अंदर जमा हो जाए तो भी आग्नेय चट्टान का निर्माण होगा। बात समझ आई कि नहीं? आग्नेय चट्टान, ये इसका जो इंग्लिश है, इग्नियस रॉक्स कहा जाता है इसे। ये इग्निस शब्द से बना हुआ है, इग्निस शब्द से बना हुआ है, जो लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का? लैटिन भाषा का शब्द है। अब इग्निस लैटिन भाषा का शब्द है, तो आप मैग्मा भी देखते हैं पृथ्वी के अंदर से जब बाहर निकलता है तो वो भी आग ही होता है कि नहीं है? तो उसी से ये वो हुआ है। अगर अब इसकी विशेषताएं बताएं हम, विशेषता
इसमें जीवाश्म का अभाव होता है। पहला पहला तो ये जान लीजिए, प्राथमिक चट्टान होती है, प्राथमिक चट्टानें होती हैं। और प्राथमिक चट्टान का मतलब है कि सर्वप्रथम आग्नेय चट्टान का ही निर्माण होता है। जब इस पर अनाच्छादन की क्रिया प्रभावी होती है, तब जो है अवसादी चट्टानें और कायांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। ऐसा नहीं है कि अवसादी चट्टानों से ही कायांतरित रूप या रूपांतरित होगा। आग्नेय चट्टान का भी ताप दाब जब बढ़ेगा उस पर, तो रूपांतरित हो सकती है। तो दोनों का कायांतरण होता है। किसका? आग्नेय का भी होता है कायांतरण और अवसादी का भी होता है। बात समझ नहीं आ रही है? हाँ, ये प्राथमिक चट्टान क्यों है? क्योंकि सर्वप्रथम इन्हीं चट्टानों का निर्माण होता है, इसलिए इसको प्राथमिक चट्टान कहते हैं। इसमें बहुमूल्य धातुएं होती हैं, जैसे सोना, चांदी, लोहा, चांदी, लोहा, प्लेटिनम। ये चट्टान कैसी है? किससे समृद्ध है? ये समृद्ध है बहुमूल्य धातुओं से, है ना। इसके अलावा इनमें परतें नहीं पाई जाती, परतें नहीं पाई जाती। अब इसका मतलब क्या है? जैसे हम आपको बताएं कि अगर मैग्मा एस्थेनोस्फीयर से या मैग्मा चैम्बर से बाहर जब निकलता है, तो वो बाहर में जो है कि जमा हो जाता है। जमा हो गया, बहुत से ऐसी स्थिति बनती है कि जब धरातल के अंदर ही मैग्मा जमा हो जाता है, तो जो बाहर निकलता है तो वायुमंडल के प्रभाव में आकर के ये तीव्र गति से ठंडा होता है मैग्मा। तो उसके कण बहुत बारीक होते हैं, और जो धरातल के अंदर जो ठंडा होते हैं, तो वो मैग्मा जो ठंडा, मैग्मा या लावा जो ठंडा होता है, वो धीरे धीरे ठंडा होता है। और जब धीरे धीरे ठंडा होगा, तो जो अंतर्भेदी जो अग्नि चट्टानें होती हैं, उनके कण बड़े बड़े आकार होते हैं, सापेक्ष बहिर्भेदी के, या जो बाहर निकले हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं, उनके सापेक्ष उनके कणों का आकार बड़ा होता है। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? तो यहां पर आप इसको ये कर सकते हैं। इसके बाद इसमें जीवाश्म का अभाव होता है, जीवाश्म का अभाव होता है। अगर एक बार मैग्मा का उद्गार हुआ, बाहर निकला, धरातल के भूपृष्ठ पे आया, और धीरे धीरे वो ठंडा होकर जम गया, फिर अगर मान लीजिए उस पर कोई भी वनस्पति या कोई भी जीव जंतु का अगर उस पर विकास लंबे समय काल के बाद या लंबे काल के बाद अगर उस पर किसी जीव जंतु का विकास होता है, फिर अगर वहीं पर मैग्मा का उद्गार हो, तो सभी इतना तप्त होता है, उसका तापमान लगभग 1000 सेंटीग्रेड तक होता है, कि उसमें कुछ भी बचता नहीं है। तो जीवाश्म का इसमें क्या होता है? अभाव होता है। इसके अलावा ये किस तरह का होता है? ये रवेदार होता है। ये चट्टानें कैसी होती हैं? रवेदार होती हैं। तो चलिए आइए हम आपको दिखाते हैं। रवेदार का मतलब है कि जिसे बिल्कुल रवा, जिसे आप कभी गुड़ देखे हैं? गुड़ बनते हुए नहीं देखे हैं? मतलब कहीं भी छिद्र आपको नहीं मिलेगा उसमें, रवा होगा एकदम बिल्कुल उस तरह से कहीं। इसीलिए अपक्षय की क्रिया बड़ी, मतलब धीरे धीरे, आग्नेय चट्टानों पर यांत्रिकी जो होता है या मैकेनिज्म जो होता है, तो बड़े लंबे समय काल के बाद होता है। उस पर ताप पड़े तो वो उसके आकार में वृद्धि होगा, ताप कम होता है तो फिर सिकुड़ेगा, ऐसे बार बार होगा, तब उसमें अपक्षय होगा, वेदरिंग। बात समझ रहे नहीं? अब देखिए यहाँ पर हमने बताया था चट्टानें किससे बनी होती हैं? चट्टानें बनी होती हैं खनिजों से। खनिजों का निर्माण तत्वों से होता है, यही बताया था ना अभी, तत्वों से होता है। पृथ्वी की भूपर्पटी या क्रस्ट पर 8 प्रमुख तत्व पाए जाते हैं, इसको भी कल हम बता चुके थे। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा,
हाँ, फेरस का मतलब यहाँ पर लोहा, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सबका परसेंटेज में भी हमने बताया था कल। तो ये लिखवा भी दिए हैं सौरभ वाली बुक में, इसको लिख लीजिएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे आगे, संपूर्ण पृथ्वी में निम्नलिखित तत्व पाए जाते हैं। कौन कौन सा? फेरस है, सिलिका है, ऑक्सीजन है, मैग्नीशियम है, निकिल है, सल्फर है, कैल्शियम है, एल्युमिनियम है। चट्टानों का निर्माण 6 प्रमुख खनिजों से थे, यही चीज बताया हमने। फेल्डस्पर की ये अधिकतम होता है, ये फेल्डस्पर पूरे पृथ्वी पर भूपृष्ठ पे सबसे ज्यादा फेल्डस्पर होता है। क्या होता है? फेल्डस्पर, जिसमें सिलिका और ऑक्सीजन की मतलब फेल्डस्पर में जो इसका सांगठनिक तत्व है वो ऑक्सीजन और सिलिका से मिलकर ज्यादातर ये बना होता है। तो इसमें इस धरातल पे सबसे ज्यादा अगर किसी खनिज का विस्तार है तो वो किसका है? फेल्डस्पर का, फेल्डस्पर का। उसके बाद क्वार्टज, क्वार्टज क्या होता है? जैसे आप रेत लेते हो उसमें सफेद सफेद दिखाई देता है ना, चमकीला सा, वो क्वार्टज होता है। उसकी भूमि क्या होती है? एम्फीबोल्स, पायरॉक्सिन, अभ्रक और ओल्विन, ये कल हम बता चुके थे। अब इसके आगे अभी भी बताएं आप लोग को। निर्माण के आधार पर चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें और परिवर्तित चट्टानें। ठीक है ना? या इसको क्या कहेंगे हम? कायांतरित। हाँ, हाँ, कायांतरित या रूपांतरित। ये क्या है? इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स। इग्नियस, आग्नेय चट्टानों का नाम लैटिन भाषा की इग्निस शब्द से हुआ, जिसका अर्थ होता है क्या? अभी बताए हैं, आग, क्योंकि इन चट्टानों का निर्माण गर्म मैग्मा तथा लावा से होता है। गर्म मैग्मा और लावा से होता है। पृथ्वी, हाँ रिवाइज आपको पता होना चाहिए कि जो मैग्मा बाहर निकलता है ज्वालामुखी के रूप में, तो बाद में वो ठंडा होगा ना, धीरे धीरे वायुमंडल के संपर्क में आएगा तो धीरे धीरे ठंडा होगा ना। वो ठंडा होगा तो किन रूपों में परिवर्तित होगा? वो चट्टानों के रूप में परिवर्तित होगा, क्योंकि वो, है ना, बात से। हाँ, नहीं, पर्वत भी बनेगा तो चट्टानों से ही मिलकर बनेगा ना। अब जैसे वलित पर्वत है, तो वलित पर्वत में ज्यादातर अवसादी चट्टानें मिलती हैं। आपके जो जैसे पठार होते हैं, आग्नेय चट्टानों की अधिकता होती है उसमें, वो भी ज्वालामुखी से निर्मित जो पठार होते हैं, ज्वालामुखी वाले जो पठार होते हैं वो आग्नेय चट्टानों की अधिकता होती है। जैसे कोलंबिया का पठार है, संयुक्त राज्य अमेरिका में जो कोलंबिया का पठार है वो ज्वालामुखी का पठार है, तो उसमें आग्नेय चट्टान आपको अधिकता मिलेगी। दक्कन का पठार है, जो भारत में दक्कन का पठार है, महाराष्ट्र से लगाकर गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, इन एक बड़े क्षेत्रों में जो आंध्र, तेलंगाना और इन बड़े क्षेत्रों में जो मिलता है आपको, तो उसमें भी क्या है? आग्नेय चट्टानों की अधिकता रहेगी। तो लैटिन भाषा इग्निस से, इसका अर्थ क्या है? फायर। ये सर्वप्रथम बनने वाली चट्टान है, अतः इसे प्राथमिक चट्टान कहते हैं। सबसे पहले यही बनती है। इसके अपक्षय अपर्दन के बाद या इसके अनाच्छादन क्रिया के उपरांत, इस पर जब अनाच्छादन क्रिया प्रभावी होती है उसके बाद आपको देखने को क्या मिलेगा? अवसादी चट्टानों का निर्माण होगा। इन चट्टानों में रवे, ये क्रिस्टल पाए जाते हैं। क्रिस्टल, क्रिस्टल क्या होता है कि छोटे छोटे, जैसे अगर क्रिस्टल कोई कण है वो अष्टकोणीय आकार का हो या षष्ठकोणीय आकार का हो, मतलब उसमें अलग अलग एंगल, जैसे कोई कण है वो बिल्कुल सपाट ना हो बल्कि वो कोणीय रूप में अगर हमें प्राप्त होता है तो क्रिस्टल रूप में होगा वो। हाँ, इनमें जीवाश्म, रंध्र, परतें नहीं पाई जाती थी। यही चीज तो हमने बताया कि इसमें क्या क्या नहीं पाया जाता है। इसमें इसके पहले वाले में बता, इसमें क्या नहीं पाया जाता है? जीवाश्म और जीवाश्म परतें नहीं पाई जाती। भाई परत कैसे मिलेगी? अब इसे सेडिमेंट्री है, तो सेडिमेंट्री एक बार गाद का या अवसाद का निक्षेपण हुआ, फिर दूसरी बार निक्षेपण होगा तो ये परतें बनते चली जाएंगी इसमें।
ये परतें बनती चली जाएंगी, तो ये परतदार होती है। लेकिन आग्नेय चट्टान जो होती है, धरातल से बाहर जब निकलेगा मैग्मा और जमा होगा, इसमें कोई परत नहीं होती है, ट्रैप होता है। ये जो मैग्मा जब बाहर निकलेगा ना, अगर एक बार बाहर निकल करके ये ठंडा हो गया, ये ठीक, जब दोबारा मैग्मा निकलेगा तो एक ट्रैप बनेगा, न कि परत बनेगी। परतें नहीं बनती हैं, ट्रैप बनता है, जैसे दक्कन का ट्रैप। ट्रैप माने सीढ़ी नुमा होता है। दक्कन का पठार जो होता है, दक्कन के पठार का निर्माण ज्वालामुखी के उद्गार के उपरांत ही हुआ है। एक बार ज्वालामुखी का उद्गार हुआ, उसके बाद दोबारा ज्वालामुखी का उद्गार उस पर प्रभाव मतलब उद्गार हुआ। बात समझा कि नहीं? यह चट्टानें कठोर होती हैं तथा इनका आसानी से अपर्दन नहीं होता है। कठोर होती हैं, देखो हमने पहले ही बताया था, आग्नेय चट्टान जो होती है वो कठोर होती है। अवसादी चट्टानें, जैसे सभी लोगों के मन में यही होता है कि चट्टान का मतलब ये हो गया कि कठोर। बात समझ रहे हैं? लेकिन चट्टान केवल कठोर नहीं होती है, बल्कि वो नरम भी होती है। नरम में जो है अवसादी चट्टानें, कई उदाहरण आपको मिलेंगे जो नर्म अवस्था में होगी। ठीक ना? तो ये बातें समझ में आ गई, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आगे देखते हैं हम लोग, निर्माण की स्थिति के आधार पर प्रकार। अब जैसे हमने पहले ही बताया, कुछ अंतर्भेदी होते हैं। पृथ्वी के अंदर ही जब मैग्मा जमा होकर ठंडा हो जाए तो वो क्या होगा? अंतर्वेदी चट्टान होगी, वो अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान होगी। जैसे इसका सबसे अच्छा उदाहरण आपका ग्रेनाइट है, गैब्रो है। बात समझ नहीं? अंतर्वेदी चट्टानें, इन चट्टानों का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग में गर्भ मैग्मा के ठंडे ठंडे होकर जमने से होता है, और ये धीरे धीरे ठंडा होता है। पृथ्वी के अंदर धीरे धीरे ठंडा होगा ना भाई। पृथ्वी के आंतरिक भाग जो जैसे जाएंगे आप, तापमान बढ़ता जाता है ना, तो पृथ्वी का अंदर तापमान है ना, तो वो जल्दी तो ठंडा होगा नहीं, धीरे धीरे ठंडा होगा। और धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ही जो आग्नेय चट्टान के कण होते हैं, ये पृथ्वी के अंदर कैसे होते हैं? बड़े आकार के होंगे। धीरे ठंडा होगा तो कणों का आकार बनेगा बड़ा आकार। लेकिन जब यही बाहर की तरफ निकलते हैं और ये जमा होते हैं, बेसाल्टिक रूप में जमा होते हैं, तो इनके आकार छोटे, कणों के आकार छोटे होते हैं। आंतरिक भाग में मैग्मा धीरे धीरे ठंडा होता है, तो इन चट्टानों में बड़े क्रिस्टल रवों का निर्माण होता है। हाँ, मतलब जल्दी ठंडा होता है, इसलिए वो आकार नहीं ले पाते हैं, कण नहीं ले पाते, वो छोटे आकार के ही हो पाते हैं। वायुमंडल का, एटमॉस्फेयर का जब उस पर प्रभाव पड़ता है तो जल्दी ठंडा होते हैं। और पृथ्वी के अंदर जो है कि तापमान चूंकि है, जैसे जैसे अंदर जाएंगे तापमान बढ़ता जाएगा। अगर धरती के सतह के पास वो जमा होते हैं तो जल्दी ठंडा होगा, ज्यादा पाताली होगा तो धीरे और धीमी गति से ठंडा होगा, उनके कणों का आकार और बड़ा होगा। ठीक ना? निर्माण होता है। इन चट्टानों के भी उप प्रकार होते हैं, जैसे पाताली चट्टानें। इन चट्टानों का निर्माण गहराई में होता है, जैसे ग्रेनाइट, ग्रेनाइट, जैसे गैब्रो, जैसे पेरिडोटाइट, जैसे पेरिडोटाइट। ये कैसे हैं? पाताली, अधिक गहराई, पृथ्वी के अंदर अधिक गहराई में ये जब मैग्मा ठंडा हो और उससे जो चट्टानें बनती हैं उसको कहा जाता है पाताली चट्टानें। ये दूसरा अधिविताली चट्टानें। इन चट्टानों का निर्माण कम गहराई में, यानी कि ऊपर उठते हुए मैग्मा द्वारा होता है, जैसे डोलोराइट। डोलोराइट एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत अधिक गहराई में, पाताली नहीं होता है बल्कि अधो अधिविताली होता है, बहुत अंदर नहीं होता है बल्कि कम गहराई में होता है, इसको कहता है। हाँ, एक मान के चलो ऐसे। डोलोमाइट एक अवसादी चट्टान है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, देखिए दो में कंफ्यूजन होता है। डोलोराइट, डोलोराइट ये आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, ये आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। जबकि जो डोलोमाइट होता है, डोलोमाइट होता है वो अवसादी चट्टान का उदाहरण है। किसका? अवसादी चट्टान का उदाहरण है। इसको याद रखे रहिएगा, ये कभी भी परीक्षा में आप लोगों से पूछा जा सकता है। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? अब देखिएगा आगे, बहिर्भेदी चट्टानें।
इन चट्टानों का निर्माण पृथ्वी की सतह पर लावा के जमने से होता है। सतह पर लावा बहुत जल्दी ठंडा होता है। हमने बताया ना कि वायुमंडल के प्रभाव में आकर के जल्दी ठंडा होता है। चट्टानों में छोटे रवे या छोटे कणों का निर्माण होता है, क्रिस्टल या कण का निर्माण होता है। इन चट्टानों का निर्माण ज्वालामुखी क्रियाओं से होता है, अतः इसे ज्वालामुखी चट्टानें भी कहते हैं। जैसे बेसाल्ट है, एडिसाइट है और रायोलाइट है। एडिसाइट, रायोलाइट ये बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान के उदाहरण है। तो ये रहा आपके आग्नेय चट्टान का, जो आग्नेय चट्टान किस प्रकार के, देखो फिर से समझिए। आग्नेय चट्टान निर्माण के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर अगर हम देखें तो आग्नेय चट्टान मिलेगी आपको, अवसादी चट्टान मिलेगी और कायांतरी चट्टान मिलेगी, जिसको इंग्लिश में इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और आपका मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये तो जो आग्नेय चट्टान है इसे प्राथमिक चट्टान कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले इन्हीं चट्टानों का निर्माण होता है, और जब इस पर अनाच्छादन की क्रिया अर्थात अपक्षय अपर्दन की क्रिया प्रभावी होती है तब सेडिमेंट्री का निर्माण होता है। बात समझ आ गई कि नहीं? चलिए देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। रासायनिक संरचना के आधार पर प्रकार, इसको पहले भी बताया जा चुका है, सिलिका और इन सब चीज। इन चट्टानों में सिलिका की मात्रा अधिक पाई जाती है। किसमें किसमें अधिक पाई जाएगी? हाँ हाँ, जैसे कि ज्यादा गहराई से निकलेगा अगर मैग्मा, ज्यादा गहराई से अगर मैग्मा निकलता है तो उसमें सिलिका की मात्रा कम होती है, और तापमान लेकिन अधिक होता है उसका, हम पहले बता चुके हैं इसको। हाँ, लेकिन जितने ऊपर से अगर निकलेगा तो उसमें सिलिका की मात्रा अधिक होगी, और सिलिका की मात्रा जब अधिक होगी तो अम्लीय होगा। वो चट्टान कैसी होगी? वो आग्नेय चट्टान कैसी होगी? अम्लीय होगी, गाढ़ा होगा, चिपचिपा होगा। चट्टानों में फेल्सफर तथा क्वार्ट्ज की मात्रा अधिक पाई जाती है। किसका? क्वार्ट्ज की मात्रा अधिक पाई जाती है, अतः इन्हें फेल्सिक चट्टानें भी कहते हैं। अम्लीय चट्टानों को, या इनकी अधिकता है फेल्सफर की और इसकी अधिकता है, इसकी वजह से। चट्टानों का वजन तथा घनत्व तो कम होता है, रंग हल्का होता है। यह कठोर चट्टानें हैं तथा आसानी से इसमें अपर्दित या अपर्दन नहीं होता है। जैसे ग्रेनाइट, रायोलाइट। ग्रेनाइट और रायोलाइट। क्षारीय चट्टानें, इन चट्टानों में सिलिका की मात्रा कम पाई जाएगी। चट्टानों में मैग्नीशियम और फेरस अधिक पाया जाएगा। फेरस माने लोहा, मैग्नीशियम और फेरस अधिक पाया जाएगा। इसे मैफिक चट्टानें कहते हैं। इसको क्या बोलेंगे हम? मैग्नीशियम और फेरस दोनों को संयुक्त रूप से हम क्या कहें, मिलाकर कह सकते हैं मैफिक। चट्टानों का वजन घनत्व तो अधिक होता है तथा रंग गहरा होता है, जैसे बेसाल्ट, गैब्रो। गैब्रो, बेसाल्ट और गैब्रो। ठीक। अवसादी चट्टानें, आग्नेय चट्टान आपकी हो गई। अवसादी चट्टान, इन चट्टानों का नाम लैटिन भाषा शब्द के सेडिमेंटस से है, और सेडिमेंटस जिसका अर्थ होता है व्यवस्थित होना। व्यवस्थित होना। नदियां अपर्दन करते करते अवसाद को लाएंगी, कहीं जमा करेंगी, डिपॉजिट करेंगी, फिर दोबारा लाएंगी, फिर जमा करती जाएंगी, जमा करती जाएंगी, जमा करती जाएंगी। तो इनसे क्या होगा? एक व्यवस्थित रूप प्राप्त होगा इसका। तो ये जो हो, इसीलिए इसको कहा जाता है सेडिमेंटस। लैटिन सेडिमेंटम, सेटल्ड डाउन। अवसादी चट्टानों का निर्माण, अवसादी चट्टानों का निर्माण, अब
अब वो निक्षेपण की क्रिया से होता है, निक्षेपण की क्रिया से होता है। इस क्रिया के अंतर्गत पहले से स्थित चट्टान का अपक्षय होता है तथा चट्टान के विखंडित अपर्दनकारी द्वारा किसी अन्य स्थान पर ले जाए जाते हैं जहां यह निक्षेपित होता है। बड़ी गलतियां हैं यार। निक्षेपित किया जाता है और संघन होकर अवसादी चट्टानों का रूप धारण कर लेता है। अवसादी चट्टानों में रंग, परतें और जीवाश्म पाए जाते हैं। देखिए हमने कहा ना, पहले ही बता चुके हैं कि आग्नेय चट्टान में परतें नहीं पाई जाती हैं, लेकिन अवसादी चट्टानों में आपको परतें मिलेंगी। इन्हीं चट्टानों में जीवाश्म ईंधन पाए जाते हैं। अब जीवाश्म ईंधन में क्या है? जैसे कोयला है, जैसे पेट्रोल मतलब खनिज तेल है, खनिज तेल है, जैसे प्राकृतिक गैस है। किसमें मिलेंगी ये सारी चीजें? ये सारी चीजें आपको कहां पर मिलेंगी? चट्टानों, क्योंकि इनमें परतें होती हैं। जैसे अगर मान लो ये अवसाद है और इस पर पेड़ है और फिर ये गिर जाए इसी में, और यहां पर फिर ये निक्षेपण होना शुरू हो जाए, अवसाद जो नदी लेकर आ रही है, और धीरे क्या होगा, इस पर दाब दाब जब पड़ेगा, जैसे जैसे दाब बढ़ता जाएगा, इसके रूप में भी परिवर्तन आता जाएगा। वही पेड़ बाद में किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पिट कोयले में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर लिग्नाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर बिटुमिनस, फिर सबसे अच्छे किस्म का कोयला बनेगा एंथ्रोसाइट, जिसमें कार्बन की मात्रा बहुत अधिक होता है। जिसमें कार्बन की मात्रा अधिक होती है उसमें धुआं उत्सर्जन कम होता है। और जो पिट होता है वो अभी अभी निक्षेपित हुआ है, मतलब हाल के कुछ हजार वर्ष पहले, तो उसके उपरांत उसका निर्माण होता है उस पिट कोयले का। यह चट्टान आसानी से अपर्दित हो जाती है, भाई नर्म होती है। अवसादी चट्टानों की देखिए बहुत, आग्नेय चट्टानों की भांति ये कठोर नहीं होती है, बल्कि कैसी होती है? नर्म होगी, और नर्म होगी तो इसका अपर्दन आसानी से होगा। यह चट्टान 75% क्रस्ट पर पाई जाती है। लेकिन ध्यान देना कि जो आग्नेय चट्टान है पूरे क्रस्ट का लगभग 95% है। माने भूपृष्ठ के निर्माण में आग्नेय चट्टान की जो भूमिका है वो 95% है, लेकिन भूपृष्ठ पर जो विस्तार है, जो फैला है सतह पर, उसमें 75% ये फैला हुआ है। दोनों में अंतर समझ गए कि नहीं समझ गए? जिसे कहने का मतलब ये है कि जनरली क्या होता है कि पृथ्वी की सतह से लगाकर 100 किलोमीटर के बीच में ये क्या है? भूपर्पटी या भूपृष्ठ है ये। तो इसके निर्माण में सबसे ज्यादा भूमिका किसकी होगी? इसके निर्माण में सबसे ज्यादा भूमिका होगी आग्नेय चट्टान की, क्योंकि ये पूरी तरह से आग्नेय चट्टान की, आग्नेय चट्टान के आग्नेय चट्टान के ऊपर अनाच्छादन की क्रिया के से ही तो अब ये अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। तो ऊपर क्यों ऐसा होता है? क्योंकि नदियों द्वारा निक्षेपित करती चली जाती हैं अपने साथ अवसाद गाद को, जो लाती हैं वो निक्षेपित करती जाती हैं। तो निक्षेपित करेंगी तो फैलेगा क्या? सतह पे क्या फैलेगा? ज्यादातर भूपृष्ठ पर सबसे ज्यादा क्या फैलेगा? वो फैलेगा अवसाद। इसलिए अवसादी चट्टानें 75% हिस्से पर आपको अवसादी चट्टानें मिलेंगी। परंतु क्रस्ट के निर्माण में इनकी भूमिका केवल 5% है। पूरे क्रस्ट का जो पूरा क्रस्ट है जो 100 किलोमीटर है, इसके निर्माण में इसकी भूमिका कितनी है? केवल 5%। तो 95% किसकी है? 95% आग्नेय चट्टान। बात समझ में आ गई या नहीं? अब देखिएगा, आगे देखिए। निर्माण की पद्धति के आधार पर यांत्रिकी रूप से निर्मित, मैकेनिकली फॉर्मेड इन चट्टानों का निर्माण यांत्रिक रूप से खंडों के अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण से। अनाच्छादन जो होता है, हमने बार बार यही बता रहे हैं आपको, अनाच्छादन जो होता है इसमें क्या होता है? अपक्षय होगा। अपक्षय होता इस तरह से है कि अगर मान लो ये आग्नेय चट्टान है,
इस पर ताप पड़ेगा तो ये क्या होगी, ये चट्टान फैलेगी। जब तापमान कम होगा तो सिकुड़ेगी। तो बार बार ये जो होगा, ये जो मैकेनिज्म बार बार हो रहा है, इसकी वजह से क्या होगा, उनमें टूटन आना शुरू हो जाएगा, ये खंडित होना शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खंडित होना शुरू हो जाएगा। और फिर जब वाह प्रक्रम कोई काम करेगा, वाह प्रक्रम का मतलब वायु जल, अगर हिमानी अगर इस पर इसको लेकर आगे बढ़ेंगी ना, आगे निक्षेपित करती चली जाएंगी, इन्हें खंड चट्टाने भी कहते हैं। इन चट्टानों में कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, इन चट्टानों में कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, लेकिन अवसादी चट्टान में रासायनिक परिवर्तन होता है। बात सुना है कि नहीं? जैसे सैल, SHALE, ये बारीक अवसाद है। चीका जो सैल होता है, अग्नि चट्टान का एक उदाहरण है सैल, और वो जब बारीक होता है तो चीका का रूप में होता है। किसके? चीका का रूप। बालू पत्थर, ये किसका उदाहरण है? अवसादी चट्टान का उदाहरण है, अवसादी चट्टान। ब्रेसिया, जो ज्वालामुखी से निकलने वाला मैग्मा होता है, जब बाहर निकलता है तो वो छोटे छोटे रूप में खंड में विभाजित होना शुरू हो जाता है, उसी को ब्रेसिया कहा जाता है। ये कोणीय खंडों से बनी होती है। लावा जो अलग अलग कण बनेंगे तो कोणीय आकार के जो बनेंगे वही होते हैं ब्रेसिया। ये पिंड शिला कैसा होता है? वो गोला होता है, वो कोणीय होगा, ये गोला होगा। ज्वालामुखी ब्रेसिया आग्नेय चट्टान होती हैं। ठीक है। जैविक रूप से निर्मित चट्टानें, इन चट्टानों में जैव पदार्थ अधिक पाए जाते हैं। जिन चट्टानों में पेड़ पौधों के अवशेष अधिक पाए जाते हैं उनमें कार्बन की मात्रा अधिक होती है, ऐसी चट्टानों को कार्बन युक्त चट्टानें कहते हैं। अच्छा एक बात बताइए, आपसे कभी कोई पूछ सकता है कि सैल और मृदा में क्या अंतर है? तो देखिए, सैल पर जो सैल होता है या चट्टानें जो होती हैं, उस पर जो है पेड़ पौधे विकसित नहीं हो पाते। लेकिन जिस मृदा में, मतलब जिसमें ऐसा जो एक तरह से कहा जाए चट्टानों का रूप चट्टानों के विखंडन से बनता है, अगर वो मृदा तभी कहलाएगी जब उसमें पेड़ पौधे उगने की क्षमता या पेड़ पौधों का उसमें विकास हो सके, उसी को मृदा कहा जाएगा। सैल क्या होता है, उसमें पेड़ पौधों, जैसे चट्टानें होती हैं जो, उसमें पेड़ पौधे उस पर विकसित नहीं हो पाएंगे। पत्थरों पर वहीं पर विकसित होंगे जहां पर वो अपक्षयित हो गया है, धीरे धीरे टूटन हो गया है, और वायुमंडल से वो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त किया है और तमाम चीजें प्राप्त करके अपने अंदर अपना उपजाऊपन विकसित कर लिया थोड़ी जगह पर, और वहां पर बीट, यानी कि जो पक्षियों के बीट हैं, जैसे बरगद का, कभी कभी देखते होंगे बरगद का आपको दिखाई देगा, तो बीट क्या करेगी, वो वहां पर अगर बीट करती हैं तो उनसे जो देखते होंगे निकलते हैं। हाँ वही तो करे ना, वो वही बिल्कुल जो, जैसे जिस पर अपक्षय की क्रिया प्रभावी हुई है वहीं पर हो पाएगा। जहां पर आपका जो आज फिर जाकर देखिएगा उसके अगल बगल वाले हिस्से पर, तो वो विखंडित हुआ होगा, टूटा होगा, तभी वहां पर विकास हो पाएगा। जहां पर कठोर, जहां विखंडित नहीं हुआ वहां पर विकसित नहीं हो पाएंगे। बात समझ कि नहीं? हाँ। धीरे धीरे वो क्या करते हैं कि जड़ें जो होती हैं वो तोड़ना शुरू कर देती है, वो खुद ही अपक्षय की क्रिया करना शुरू कर देती हैं। जब आगे बढ़ेगी तो वो खुद ही धीरे धीरे अपना स्थान बनाना शुरू कर देती हैं। हाँ हाँ, बनाएगी वो, धीरे 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 करके वो बनाना शुरू कर देंगी।
जिन चट्टानों में जीव जंतुओं के अवशेष अधिक पाए जाते हैं उनमें कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा उच्च होती है। माने जिन चट्टानों में जीव जंतुओं के अवशेष अधिक पाए जाते हैं उनमें कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा उच्च होती है। ऐसी चट्टानों को चूना युक्त चट्टाने कहते हैं। चूना पत्थर, डोलोमाइट, अभी हम बताए ना, एक डोलोराइट होता है, और डोलोमाइट किसका उदाहरण है? अवसादी चट्टान का उदाहरण है। और डोलोराइट किसका उदाहरण है? आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। रासायनिक युक्त निर्मित चट्टाने, जब किसी पहले से स्थित चट्टान के ऊपर से जल बहकर जाता है तो जल में घुलनशील तत्व जल के साथ ही चले जाते था, किसी जल राशि के तल में जाकर जमते हैं। इनके जमने से अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। इन्हें वाष्पीकृत चट्टाने भी कहते हैं। चूना पत्थर, डोलोमाइट, जिप्सम, चर्ट और हेलाइट या सेंधा नमक, ये सब है। तो ये तो अब उदाहरण निर्माण के आधार पर चट्टाने हो गया, ये आपका समाप्त हो गया। तो इसका भी हम सारा का उदाहरण भी लिखवा दे रहे हैं। तो चलिए अब लिखना शुरू करिए। आप सैल से शुरू करिए लिखना। अब अपने हम भाषा में लिखवाएंगे एनसीईआरटी युक्त, ठीक है ना? हाँ, 2 पेज कल जो पढ़ाई लिखवाए थे तो उसमें वही चट्टानों के निर्माण में खनिज और तत्व की क्या भूमिका होती है, उन्हीं को केवल हम कल बताए भी थे, लिखवाए भी थे। तो 2 आप छोड़ दीजिएगा। हाँ, 2 छोड़ दीजिए। चलिए, चट्टान लिखिएगा, चट्टाने। पृथ्वी की भूपर्पटी शैलों से बनी है। भूपर्पटी शैलों से बनी है। और शैल का निर्माण एक या एक से अधिक खनिजों से मिलकर होता है। शैल कठोर या नरम हो सकती है, नरम तथा विभिन्न रंगों की हो सकती है। विभिन्न रंगों की हो सकती है। हो सकती है। अगर कठोर की बात करें तो ग्रेनाइट कठोर है और शैल खड़ी नरम है। कठोर है, शैल खड़ी नरम है। निशान लगाओ इस पर। निशान लगाए? अंडरलाइन कर दो। गैब्रो काला तथा क्वार्टजाइट दुधिया श्वेत हो सकता है। काला तथा क्वार्टजाइट दुधिया श्वेत हो सकता है। शैलों में खनिज घटकों का कोई निश्चित संगठन नहीं होता है। खनिज घटकों का कोई निश्चित संगठन नहीं होता है। जैसे अगर कोई ये चट्टान है तो इसमें एक भी खनिज हो सकता है या एक से अधिक खनिज भी हो सकते हैं, और वो जो एक से अधिक खनिज होंगे तो कोई निश्चित अनुपात में नहीं होगा, कम ज्यादा कुछ भी हो सकता है। शैलों में सामान्यतः पाए जाने वाले खनिज पदार्थ
खनिज पदार्थ फेल्डस्पर तथा क्वार्टज हैं। फेल्डस्पर तथा क्वार्टज हैं। शैलों, पैरा छोड़ के लिखिए, शैलों एवं स्थलाकृतियों तथा एवं स्थलाकृतियों तथा शैलों एवं मृदा में निकट संबंध होने के कारण आवश्यक, मौलिक ज्ञान होना आवश्यक होता है। क्या लिखिए, मृदा में निकट संबंध होने के कारण भूगोल शास्त्री को शैलों का मौलिक ज्ञान होना आवश्यक है। मृदा में निकट संबंध होने के कारण भूगोल शास्त्री को शैलों का या चट्टानों का मौलिक ज्ञान होना आवश्यक होता है। हाँ लिखिए, पैरा छोड़ के लिखिए। शैलों के निर्माण के आधार पर तीन समूहों में विभाजित किया गया है। पहला आग्नेय, आग्नेय चट्टान, चट्टान। दूसरा अवसादी चट्टान। तीसरा कायांतरित। आग्नेय शैलों का निर्माण, आग्नेय शैल, आग्नेय चट्टान, हेडिंग डालिए। चट्टानों का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग, आंतरिक भाग के मैग्मा एवं लावा से होता है। अतः इनको प्राथमिक शैल भी कहते हैं। मैग्मा के ठंडा होने पर, मैग्मा के ठंडे होकर घनीभूत हो जाने पर घनीभूत मतलब एक जगह एकत्रित होना, घनीभूत हो जाने पर आग्नेय शैलों का निर्माण होता है। आग्नेय का अंग्रेजी रूपांतरण इग्नियस है। इग्नियस है। इग्नियस लैटिन भाषा के इग्निस शब्द से बना है। जिसका अर्थ अग्नि होता है। अग्नि या फायर या आग, जो भी लिखा है।
आग्नेय शैलों का वर्गीकरण इनकी बनावट के आधार पर किया गया है। पैरा छोड़ के लिखिए। आग्नेय शैलों का वर्गीकरण इनकी बनावट के आधार पर किया गया है। इसकी बनावट इसके कणों के इसकी बनावट इसके कणों के आकार एवं व्यवस्था अथवा पदार्थ की भौतिक अवस्था पर निर्भर करती है। भौतिक अवस्था पर निर्भर करती है। यदि पिघले हुए पदार्थ धीरे धीरे यदि पिघले हुए पदार्थ या मैग्मा पिघले हुए पदार्थ या मैग्मा जब धीरे धीरे गहराई तक ठंडे होते हैं तो खनिज के कण आकार में बड़े होते हैं। तो खनिज के कण पर्याप्त बड़े हो सकते हैं। सतह पर हुई आकस्मिक शीतलता के कारण सतह पर हुई आकस्मिक शीतलता के कारण छोटे या चिकने कण बनते हैं। छोटे एवं चिकने कण बनते हैं। छोटे एवं चिकने कण बनते हैं। शीतलता की मध्यम परिस्थितियां होने पर शीतलता की मध्यम परिस्थितियां होने पर न तो बहुत तेज न तो बहुत धीमा, ये समझिए। इसका मतलब यही हुआ, मध्यम परिस्थितियां मतलब यही हुआ। होने पर आग्नेय शैल को बनाने वाले कण मध्यम आकार के हो सकते हैं। मध्यम आकार के हो सकते हैं। आगे देखिए। ग्रेनाइट, गैब्रो, पैगमाइट पैगमाइटाइट ग्रेनाइट, गैब्रो, पेगमाइटाइट 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 बेसाल्ट, ज्वालामुखी ब्रेसिया, तथा टफ आग्नेय शैलों के कुछ उदाहरण हैं। टफ आग्नेय शैलों के कुछ उदाहरण हैं। अब देखिए, अवसादी हेडिंग डालिए। हेडिंग डालिए अवसादी। चट्टान।
हेडिंग डाल लीजिएगा, सेडिमेंट्री भी ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, सेडिमेंट्री। उसी में उसका इंग्लिश रूपांतरण है सेडिमेंट्री, SEDI, सेडिमेंट्री, SEDIMENATRY, सेडिमेंट्री। रॉक्स, अवसादी अर्थात, नीचे लिखिए अवसादी अर्थात सेडिमेंट्री शब्द की व्युत्पत्ति व्युत्पत्ति लैटिन भाषा शब्द सेडिमेंटस से हुई है, सेडिमेंटस से हुई है, सेडिमेंटस से हुई है। ठीक, सेडिमेंटस से हुई है, जिसका अर्थ है व्यवस्थित होना, जिसका अर्थ है व्यवस्थित होना। पृथ्वी की सतह की शैलें, पृथ्वी की सतह की शैलें, ब्रैकेट में लिखिएगा आग्नेय, अवसादी एवं कायांतरित, ब्रैकेट में लिखिए आग्नेय, अवसादी एवं कायांतरित, ब्रैकेट बंद, अपक्षयकारी कारकों के प्रति, अपक्षयकारी कारकों के प्रति अनावृत होती है, अपक्षयकारी कारकों की प्रति अनावृत्ति होती है, अनावृत्त होती है। जो विभिन्न प्रकार के विखंडों में विभाजित होती हैं, जो विभिन्न प्रकार के विखंडों में विभाजित होती हैं। ऐसे उपखंडों का विभिन्न, ऐसे उपखंडों का विभिन्न बहिर्जनित कारकों द्वारा, ऐसे उपखंडों का विभिन्न बहिर्जनित कारकों द्वारा संवहन और निक्षेप होता है, एवं निक्षेप होता है। सघनता द्वारा ये संचित पदार्थ, सघनता द्वारा ये संचित पदार्थ संचित पदार्थ शैलों में परिणत हो जाते हैं, परिणत, परिणत। इस प्रक्रिया को शिलीभवन या लिथिफिकेशन कहा जाता है। शिलीभवन कहते हैं। बहुत सी अवसादी शैलों में निक्षेपित परतें शिलीभवन के बाद भी अपनी विशेषताएं बनाए रखती हैं,
शिलीभवन के बाद भी अपनी विशेषता बनाए रखती हैं। इसी कारणवश बालुकास्म शैल जैसी अवसादी शैलों में बालुकास्म बालुकास्म ऐसे लिखा जाएगा। बालुकास्म शैल जैसी अवसादी शैलों में विभिन्न सांद्रता वाली अनेक सतहें होती हैं। विविध सांद्रता वाली अनेक सतहें होती हैं। अब लिखिएगा आप, निर्माण पद्धति के आधार पर अवसादी शैलों का 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 निर्माण पद्धति के आधार पर अवसादी, हेडिंग डालिएगा, निर्माण पद्धति के आधार पर अवसादी शैलों का वर्गीकरण 3 प्रमुख समूहों में किया गया है। 3 प्रमुख समूहों में किया गया है। 3 प्रमुख समूहों में किया गया है। पहला हेडिंग डालिए, यांत्रिकी रूप से निर्मित, यांत्रिकी रूप से निर्मित, बालुकास्म, बालुकास्म, पिंडशिला, चूना प्रस्तर, सेल आदि आदि। अब लिखिए कार्बनिक रूप से निर्मित, दूसरा हेडिंग डालिए, कार्बनिक रूप से निर्मित, कार्बनिक रूप से निर्मित, उदाहरण के लिए गिजराइट, गिजराइट, खड़िया, चूना पत्थर, कोयला आदि। रासायनिक रूप से निर्मित, हेडिंग डालिए तीसरा, रासायनिक रूप से निर्मित, चूना पत्थर, पोटास आदि। अब कायांतरित चट्टान लिखिएगा, मेटामॉर्फिक, कायांतरित चट्टान। कायांतरित का अर्थ स्वरूप में परिवर्तन, कायांतरित का अर्थ स्वरूप में परिवर्तन, दाब, आयतन, तापमान एवं तापमान में परिवर्तन की प्रक्रिया के फलस्वरूप, परिवर्तन की प्रक्रिया के फलस्वरूप
इन चट्टानों का निर्माण होता है। ठीक है ना? हाँ, क्या बस करें लिखवाना? अच्छा, उदाहरण तो लिख लो इसमें से। इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? स्लेट, सिस्ट, स्लेट, स्लेट ऐसे, स्लेट, सिस्ट, स्लेट, सिस्ट, क्या और संगमरमर, क्वार्टजाइट आदि। देखिए, अब शैल चक्र लास्ट बताना है आपको। शैल चक्र लास्ट बता दें, खत्म आपका। एक चक्र बनेगा। देखिए, जैसे ये मान लेते हैं हम 100 से 200 किलोमीटर के बीच में जो एस्थेनोस्फीयर है उसमें से जब मैग्मा निकलेगा, मैग्मा यहां से जब बाहर निकलेगा तो ये जमा होगा, है ना? और जब जमा होगा तो इस पर अनाच्छादन की क्रिया होगी। अनाच्छादन की क्रिया का मतलब क्या हुआ? अपक्षय, अपर्दन, और अपर्दन के उपरांत निक्षेपण भी होता है। तो इस पर जब अनाच्छादन की क्रिया होगी, अनाच्छादन में अपक्षय की अगर बात करें तो चूंकि ये परतें इसमें तो पाई नहीं जाती, न तो रंध्र पाया जाता न तो परतें पाई जाती हैं। यही कारण है इसका अपर्दन इतनी आसानी से आग्नेय चट्टानों का होता नहीं है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो आसानी से जब इसका अपर्दन नहीं होता है तो यांत्रिकी क्रिया द्वारा, यानी कि तापमान बढ़ेगा तो इस फैलेगा, फिर इसे इस तरह से ये यहीं पर खंडों उपखंडों में विभाजित होना शुरू हो जाएगा। तो ये जाकर के अगर जल द्वारा ये प्रवाहित होकर या हिमानी द्वारा आगे प्रवाहित होकर कहीं पर जमा हो जाएगी तो धीरे धीरे क्या होगा? घनीभूत होना शुरू हो जाएगा। घनीभूत मतलब जो कण, खनिज के कण दूर दूर हैं वो धीरे धीरे आपस में एक जगह एकत्रित हो जाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा? ये आग्नेय चट्टान से क्या बन गया? अवसादी। ठीक है ना? इस आग्नेय चट्टान पर अगर ताप और दाब पड़े इसके स्वरूप में, इसके नेचर में परिवर्तन आ जाएगा, ये कायांतरित हो जाएगा। इसमें भी अगर इस पर भी ताप और दाब पड़े, ताप एवं दाब पड़े इस पर भी, तो इसके नेचर में भी परिवर्तन आ जाएगा। इसके नेचर में भी परिवर्तन, ये भी कायांतरित हो जाएगी। तो यानी कि पहले आग्नेय चट्टान जो धरातल से, पृथ्वी के अंदर से निकला हुआ मैग्मा होता है, निर्मित हुआ, फिर अवसादी भी बनेगा और इधर इधर कायांतरित भी बन सकता है। ये दोनों शैलें बन सकती है ना।
इधर से भी ये, इधर से भी ये बनेगा। अब फिर ये अगर जो आपका क्रस्ट है, तो क्रस्ट को दो भागों में विभाजित किया जाता है, ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट। अगर ये मान ली चट्टानें निचले क्रस्ट में चली गई और निचला क्रस्ट क्या हो, जब अभिसारी हो दो प्लेटों का, और ये जब नीचे की तरफ मैग्मा या एस्थोनोस्फीयर में वो निचली वाली चट्टानें जब जाएंगी, नीचे वाली क्रस्ट वाला हिस्सा जब जाएगा जिसमें चट्टानें हैं, वो आग्नेय भी हो सकता है, ज़्यादातर अवसादी आग्नेय ये सारी चीज़ें होंगी, और कांतरित भी हो सकती है। तो जाएगा तो फिर वही उसी एस्थोनोस्फीयर में, चूंकि इतना तप्त होता है, औसतन उसका तापमान 1000 सेंटीग्रेड होता है, चट्टानें पिघल जाएंगी उसमें। और जब वो पिघल जाएंगी तो फिर क्या होगा, यहाँ पर मान लीजिए मैग्मा चैम्बर बन गया, हॉट स्पॉट बन गया, फिर ये जो पिघली हुई चट्टानें हैं, फिर ये क्या होंगी, बाहर निकलेंगी। तो एक चक्र बन रहा है कि नहीं, अर्थात आग्नेय से आपका क्या बन रहा है, अवसादी बन रहा है, अवसादी से आपका क्या बन रहा है, कायांतरित भी हो रहा है, इधर भी कायांतरित हो रहा है, और बाद में ये सारा जो है कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा तो फिर इस तरह से, तो ये प्रक्रिया चलती रहती है, ये सेल चक्र चलता रहता है। बात समझ आ गया कि नहीं? तो इसको भी लिख लो ना, खत्म हो जाए, क्या करना है, सेल चक्र। सेलें अपने मूल रूप से अधिक समय तक नहीं रहती हैं, सेलें अपने मूल रूप में अधिक समय तक नहीं रहती हैं, बल्कि उनमें परिवर्तन होता रहता है। सेल चक्र एक सतत प्रक्रिया होती है। एक सतत प्रक्रिया होती है, सतत सस्टेनेबल प्रोसेस होता है ये। जो पुरानी सेलें होती हैं, जो पुरानी सेलें होती हैं, वो नवीन सेलों में परिवर्तित हो जाती है, वो नवीन सेलों में परिवर्तित हो जाती है। ठीक ना? तो क्या लिखे आप, आग्नेय सेल, हाँ, आग्नेय सेल प्राथमिक चट्टान होती है, या आग्नेय सेल प्राथमिक सेल होती है, लिख लो, सेल प्राथमिक होती है, प्राथमिक सेल होती है, तथा अन्य अवसादी और कायांतरित सेलें इन्हीं से निर्मित होती है, इन्हीं आग्नेय चट्टान से या आग्नेय शैले से निर्मित होती हैं, आग्नेय शैले से निर्मित होती है। जब ये शैलें निचले क्रस्ट वाले हिस्से में पहुंच जाती हैं, और सबडक्शन के कारण, सबडक्शन के कारण, ऐसे लिखिएगा, एस्थोनोस्फीयर में सबडक्शन के कारण या छेपड़ के कारण, एस्थोनोस्फीयर में छेपड़ के कारण पुनः ये मैग्मा बन जाती है, पुनः ये मैग्मा बन जाती है, मैग्मा के रूप में, मैग्मा में परिवर्तित हो जाती है।
क्योंकि एस्थेनोस्फीयर का तापमान 1000 सेंटीग्रेड, औसतन तापमान 1000 सेंटीग्रेड होता है। चूंकि एस्थेनोस्फीयर में मैग्मा का तापमान 1000 सेंटीग्रेड होता है, ऐसे में अवसादी कायांतरित सभी चट्टानें ऐसे में सभी अवसादी और कायांतरित चट्टानें मैग्मा में परिवर्तित हो जाती हैं। यही मैग्मा ज्वालामुखी उद्गार के समय फिर धरातल पर, ज्वालामुखी उद्गार के समय फिर धरातल पर पुनः ज्वालामुखी उद्गार के दौरान धरातल पर आग्नेय चट्टान के रूप में, आग्नेय चट्टान के रूप में निर्मित होती हैं। पुनश्च पुनश्च आग्नेय चट्टान अवसादी और कायांतरित चट्टानों में रूपांतरित होती है। आग्नेय चट्टान, ऐसे लिखिए, पुनश्च आग्नेय चट्टान से अवसादी एवं कायांतरित चट्टानों का निर्माण होता है, चट्टानों का निर्माण होता है। यह चक्र चलता रहता है, इसी को शैल चक्र कहा जाता है।